का श्रृंगार है। ये रचना संसार है, भुवनेश्वर का संसार है। ये रचना संसार है, भुवनेश्वर का संसार है। श्रोताओं नमस्कार। सॉफ्टवेयर योजना के अंतर्गत आकाशवाणी रामपुर इस धारावाहिक के माध्यम से एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उस गुमनाम से नाटककार को जिसकी पैनी कलम ने तत्कालीन समाज के चरित्र, परिस्थितियों और द्वंद्व को अपने तरीके से कागज पर उकेरा। नाम भुवनेश्वर। पूरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। जन्म तिथि को लेकर मतांतर हैं, पर यह स्पष्ट है कि संवेदनाओं को छूने वाले इस साहित्य अनुरागी का जन्म स्थान शाहजहांपुर है। उल्लेख मिलता है कि उनके पूर्वज मलिहाबाद के छोटे से गांव कुढ़या से 1857 के गदर के बाद शाहजहांपुर आए। भुवनेश्वर के परबाबा बाबू शीतला प्रसाद और बाबू गंगा बख्श के पिता शाहजहांपुर में सबसे पहले चौकसी मोहल्ले में फूलवती मंदिर के पास वाले मकान में रहे। बाबू शीतला प्रसाद के 3 पुत्र हुए, महाराज नारायण, ठकुरी प्रसाद और हरगोविंद प्रसाद। बाबू महाराज नारायण के भी 3 पुत्र हुए, ओंकार बख्श, सरयू प्रसाद और महामाया प्रसाद। इन्हीं में से बाबू ओंकार बख्श की पहली पत्नी से भुवनेश्वर का जन्म हुआ। परिवार में पुत्र का जन्म सभी के लिए खुशियां लेकर आया था। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। मंगल गीत गाए जा रहे थे, संतान के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं, मिठाइयां बंट रही थीं। परिवार में उत्सव का ये वातावरण उल्लास और उत्साह का संचार करने वाला था, पर शायद किसी की बुरी नजर ही थी ये खुशियां अधिक दिन टिक न सकीं। काल के क्रूर हाथों ने एक बच्चे से उसकी ममता के आंचल को छीन लिया। जब भुवनेश्वर केवल 1.5 साल के ही थे, उनकी माता का देहावसान हो गया। नन्हे भुवन को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कितनी बड़ी आपदा है जिसने उन्हें घेर लिया है। भुवनेश्वर के पिता बाबू ओंकार बख्श ने चमेली देवी से दूसरा विवाह भी इसी मंशा से किया कि भुवनेश्वर की जिंदगी में आई मां की कमी को चमेली पूरा करेगी। उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही सारी बातें समझा भी दी थी। देखो चमेली, हमारा भुवनेश्वर अभी बहुत छोटा है, 1.5 साल का। कुछ नहीं समझता कि इसकी मां अब इससे दूर चली गई है, दूर, बहुत दूर। आप ठीक कहते हैं। मुझे तो इसकी भोली सूरत देखकर ही तरस आता है। कितना अभागा है बेचारा। पर ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। जब ये अपनी नन्ही नन्ही आंखों से मुझे देखता है तो मेरा तो दिल इसे बस चूमने को ही करता है। अपने इस प्यार को हमेशा यूं ही सदाबहार बनाए रखना। कभी भी इस प्रेम को कम मत होने देना। जानती हो, माता को देवी माँ के समान माना जाता है। जानती हूँ, मैं माँ हूँ और माँ ममता की मूरत होती है। माँ की गोद में स्वर्ग के सुख की अनुभूति होती है और इसी अनुभूति को मैं अपने इस प्यारे से बेटे को जरूर अनुभव कराऊंगी। आप चिंता ना करें। तुम आ गई हो और इतने प्यार और विश्वास से कह रही हो तो अब चिंता नहीं करूंगा। लेकिन सोचता हूं, यदि तुम्हारी जगह
किसी और को बहलाता तो शायद ये सुख नहीं मिलता, और मेरे भुवनेश्वर को तुम्हारी ये ममता की इच्छाओं भी नहीं मिलती। अब मैं आ गई हूं ना, मैं अपने इस राज दुलारे को सर आंखों पर बिठाऊंगी, अपने राजकुमार को बहुत सारा प्यार दूंगी, उससे कभी मुंह ना मोड़ूंगी। मुझे वचन दो चमेली कि तुम अपने कहे को पूरी तरह निभाओगी और मेरे मासूम से बेटे की भलाई ही करोगी, उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं कराओगी। मैं वचन देती हूँ, अपने भुवनेश्वर के लिए सारे जहान की खुशियाँ समेट लाऊंगी। अपने आंचल का सारा ममत्व मैं उस पर उड़ेल दूंगी, सदा उसकी खुशियों और उसके सुखों का ख्याल रखूंगी। भूले से भी उसकी ओर दुख की परछाई भी ना पड़ने दूंगी। आप बेकार ही इतना सोच विचार कर रहे हैं। मुझे भी ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो मेरे भुवनेश्वर को बहुत प्यार दे, इतना प्यार कि उसे अपनी जिंदगी में माँ की कमी का एहसास तक ना हो। कृपा है भगवान की कि उन्होंने तुम्हें भुवनेश्वर की नई माँ बनाकर मेरे पास भेजा। मुझे यकीन है कि तुम उसकी पूरी देखभाल करोगी, मेरे भुवनेश्वर को एक अच्छा इंसान बनाओगी, इतनी ममता लुटाओगी कि खुशियों से उसका दामन बढ़ जाएगा। आप विश्वास रखिए, ऐसा ही होगा। मैं भुवनेश्वर को बहुत चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ उसे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो रोता है तो मेरा दिल 1000 बार रोता है। आप भुवनेश्वर की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर बस निश्चिंत हो जाइए। आज से ये मेरा बेटा है, मेरी आंखों का तारा, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा भुवनेश्वर। पर ऐसा हुआ नहीं। ओंकार बख्श चमेली देवी को भुवनेश्वर की जिम्मेदारी सौंपकर बेफिक्र हो गए थे, पर चमेली का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। ऊपर से मीठी मीठी बातें करने वाली चमेली भुवनेश्वर को मां का प्यार नहीं दे पाई। उसकी कथनी और करनी में अंतर था। जिंदगी के प्रथम सोपान पर ही भुवनेश्वर को अभावों के साथ जीना पड़ा। ये बात पिता ओंकार अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। उन्होंने जिस वजह से चमेली देवी से दूसरा विवाह किया था, उस मकसद में वो नाकाम रहे थे। चमेली एक बुरी मां साबित हो रही थी भुवनेश्वर के लिए, पर तीर हाथ से निकल चुका था। चमेली देवी से बाबू ओंकार बख्श को 7 संतानें प्राप्त हुईं, 2 पुत्र और 5 पुत्रियां। पुत्रों के नाम थे ब्रजभूषण और दयालाल सिंधु, तथा पुत्रियां थीं गुप्तेश्वरी, शक्ति, मालती, कामनी और गोपी। लेकिन बाबू ओंकार बख्श इन संतानों में सबसे ज्यादा ख्याल भुवनेश्वर का ही रखते। उनका सपना था कि भुवनेश्वर को जो मां का प्यार चमेली देवी से नहीं मिल पाया, वो खुद इस कमी को पूरा करें। वो भुवनेश्वर को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। खूब पढ़ाई लिखाई के बाद उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। पर विधि का विधान कुछ और ही पटकथा लिख रहा था। बाबू ओंकार बख्श को व्यापार में बहुत अधिक हानि हुई। इस आघात ने ओंकार बाबू को भीतर तक तोड़ कर रख दिया। उनके सारे सपने एक एक करके बिखरते गए और इस बिखराव से ओंकार बाबू खुद बिखर गए। गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया, डूब गए नशे के गहरे सागर में। दिन रात बस शराब शराब, सिर्फ शराब। ऐसी हालत में वो एक तरफ तो गमों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ दूर हो रहे थे अपने प्यारे बेटे भुवनेश्वर से भी। वक्त बीतने के साथ साथ ओंकार बाबू भुवनेश्वर से पूरी तरह विमुख हो चुके थे। भुवनेश्वर की जिंदगी में अभाव और दर्द
बढ़ते ही जा रहे थे। कभी कभी नंदकिशोर मामा आकर थोड़ी बहुत सहायता कर जाते, लेकिन धीरे धीरे उनका भी आना जाना कम हो गया था। बड़ा परिवार, आय का कोई साधन नहीं और कोई संभावना भी नहीं। दूर दूर तक मुसीबतों के अंधेरे। पूरा परिवार अभावग्रस्त था और भुवनेश्वर उपेक्षित। भुवनेश्वर का पूरा जीवन बीत रहा था इसी उपेक्षा में। खुशियां मानो उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थीं। यही उपेक्षा उनके सृजन में भी साफ दिखाई देती है। ये दर्द उन्होंने अपनी कलम के जरिए सहेजने की कोशिश की है। उनके कई नाटक, कई पात्र इसी ताने बाने से बुने दिखते हैं। इस धारावाहिक के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको भुवनेश्वर की जिंदगी के तमाम पहलुओं से अवगत कराएं, जिनके बारे में बहुत कम चर्चा की गई, बहुत कम लिखा भी गया। साथ ही आपको भुवनेश्वर के लिखे संवेदनशील नाटक हर एपिसोड में जरूर सुनवाएं। इसी क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश्वर का लिखा नाटक रोमांस रोमांच। पहले इस नाटक का कथासार। भुवनेश्वर के नाटकों का वर्गीकरण करें तो उसमें समस्या प्रधान नाटकों में उल्लेखनीय है रोमांस रोमांच। प्रेम और विवाह को भुवनेश्वर ने अपने ढंग से परिभाषित किया है एकांकी रोमांस रोमांच में। यह विवाह की तमाम विसंगतियों पर उंगली उठाता है तथा विवाह को स्त्री पुरुष के बीच होने वाला बचकाना या नासमझ समझौते के रूप में प्रस्तुत करता है। पूरा एकांकी केवल 3 पात्रों के बीच बुना गया है। अमरनाथ मिस्टर सिंह की पत्नी का प्रेमी है। इस तथ्य को एक पत्र के माध्यम से मिस्टर सिंह जान जाते हैं। विवाह बंधन के विषय में भुवनेश्वर अपने पात्र के माध्यम से कहलाते भी हैं कि 2 वर्षों से अधिक की अवधि विवाह के लिए उपयुक्त नहीं। इस अवधि के बाद पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो समझिए कि या तो दोनों कायर हैं या फिर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। भुवनेश्वर के पात्र दुस्साहसी हैं, दार्शनिक और तार्किक भी हैं। अपने नाटकों के संवादों में भुवनेश्वर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। सामने बैठे व्यक्ति को अपनी बौद्धिक शक्ति से निरुत्तर या पराजित कर देना चाहते हैं। रोमांस रोमांच नाटक विवाहित जीवन की उन स्थितियों की अभिव्यक्ति है जो हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। भुवनेश्वर विवाह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विवाहित जीवन में सुख केवल उस अहंकार का नाम है जो स्त्री को पुरुष पर या पुरुष को स्त्री पर विजय पाने में होता है। इस नाटक में संवादों की ऐसी योजना है जिससे पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में प्रेमी के प्रति सदाशयता का भाव रहे। पुरुषोचित दंभ भी स्पष्ट झलकता है। विवाह स्थायित्व की दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। जीवन में किसी एक पति को सिर्फ एक बार वरण कर लेने के पवित्र संकल्प का नाम है विवाह। मान्यता तो ये है कि विवाहित पति पत्नी का अलगाव मरण के पश्चात ही संभव है। सुख दुख के तेज झंझावात भले ही आए पर वो इस पवित्र बंधन को कमजोर नहीं कर पाते। किंतु रोमांस रोमांच में इस स्थायित्व के स्थान पर स्थायी स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों को महत्ता दी गई है। इस नाटक में वैवाहिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए भुवनेश्वर ने उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जो हमारी दिनचर्या का अंग बन गई हैं। प्रेम संबंधों में असुविधाएं भुवनेश्वर इस नाटक के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त विषय वस्तु भुवनेश्वर के लिखे उस नाटक की जो आज के एपिसोड में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। रोमांस रोमांच। रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा।
तो आइए सुनते हैं भुवनेश्वर का लिखा नाटक रोमांस रोमांच। क्या मैं स्टोव बुझा दूं? क्या आप चाय पियेंगे? अभी नहीं बाबू भाई, मिस्टर सिंह को आने दीजिए। यहाँ के तांगे वाले बड़े शरीर हैं। देखिए क्या वजह है, आप एक प्याला चाय ले लीजिए। मेरी घड़ी में इस समय 10:15 है, पर देखिए पानी उबल रहा है, मैं अभी आया। अरे ये गिलास तो टूट गया, मुझे इसका खेद है। क्यों? कोई बात नहीं। पर उधर देखो, सारा पानी भाप बनकर उड़ा जा रहा है। उड़ जाने दो। क्या हुआ? मुझे हाथ मिलाने की जल्दी नहीं है। रुकिए, जमीन पर कांच के टुकड़ों को बाहर फेंक आती हूँ। हम आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे मिस्टर सिंह। अच्छा। मैं कल का चला अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। लखनऊ में गाड़ी मिस कर दी। क्षमा कीजिएगा, मैं आपका नाम भूल गया। अमर, मुझे अमरनाथ कहते हैं। मिस्टर अमरनाथ, आप आर्य समाजी हैं? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, मैंने आपको बिना देखे ही कुछ कल्पना कर ली थी। बिना देखे? मेरी आपसे भेंट हो चुकी है, शायद आप भूल गए। नहीं, मुझे याद है, पर वो आपका पूर्णतः विभिन्न रूप था। उस समय मैं आपको केवल अपनी पत्नी का प्रेमी या प्रशंसक ही जानता था, पर बात को मुझे मालूम हुआ आप उसका उद्धार भी करना चाहते हैं। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आपका पत्र पढ़कर सिहर उठा, पर मेरा संतोष यही था कि मैंने उसे चोरी से पढ़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पर देखिए, पानी उबल रहा है। चंदा की माँ, ये पानी। मरे हुए लोगों के नाम से पुकारना संसार में तुम्ही को रुचता है। क्षमा करो, मुझ में पुरुष का शौर्य बिल्कुल नहीं है। खैर, पानी और रख दो, मैं स्नान भी करना चाहता हूँ। स्नान? पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इसका संबंध आपके शुभ कार्य से कुछ भी नहीं है। अरे आपका तो हाथ जल गया, छाला पड़ गया क्या? केतली संभाल कर उतारा करो। मिस्टर सिंह, आप देख रहे हैं कि स्त्रियां अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। जंबक अगर हो तो फौरन लगा लो। अब बात को जंबक हो या न हो, पर एक अतिथि के अपमान का तुम्हें कौन अधिकार है? अपमान? मैंने किसका अपमान किया? मिस्टर अमरनाथ, क्या आप अपनी प्रेयसी के पति के अपमान को एक भद्दी और जनानी कायरता नहीं समझते हैं? उफ! क्या उंगली अधिक जल गई है? अधिक जल गई है? मेरा तो जीवन ही राख हो गया। मिस्टर अमरनाथ, मुझे संतोष है, आप हमारी इन घरेलू लड़ाइयों में कविता का नाटकीय आभास अवश्य पाएंगे। और मेरा तो पूरा विश्वास है कि 2 वर्ष से अधिक पति पत्नी रहने के पश्चात यदि स्त्री पुरुष कभी भी नहीं लड़ते तो दोनों कायर हैं या दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। मुझे इसका अनुभव तो मनुष्य जीवन की हार है। संसार का कोई अप्रिय सत्य जब हमें पूर्णता परास्त कर देता है, हम उसे अनुभव कहते हैं। अमरनाथ जी, आप युवक हैं, आपके जीवन में घृष्टता होनी चाहिए। कल्पना और गलती करने को अदम्य क्षमता, अनुभवों को आप वृद्ध असंभव लोगों के लिए छोड़ दीजिए, जो आत्मतुष्टि के लिए पग पग पर बंधन बनाते हैं। मुझे खेद है, मैं इसका एक शब्द भी नहीं समझता मिस्टर सिंह। मिस्टर अमरनाथ, मैं स्वयं नहीं समझता। एक हिंदू जीवन का यही सार है, हम वस्तुओं को समझने से पहले ही उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। हमारे लिए उन्हें समझना एक अनाधिकार चेष्टा, एक अय्याशी है। मैं तो सीधी सरल भाषा में राई को राई और पर्वत को पर्वत कहता हूँ मिस्टर सिंह। केवल इसलिए कि राई को राई के अतिरिक्त और कुछ कहने का न आप में साहस बल है और न कल्पना। पर्वत को पर्वत कहते हुए ही अमरनाथ आप एक भारतीय और हिंदू रह सकते हैं, अन्यथा आपको स्नान में देर हो रही है, पानी गर्म हो गया है। अमरनाथ, मैं जो कुछ भी हूँ, विवाहित जीवन के बाद मैंने केवल एक बात अनुभव की है कि मैं पुरुष हूँ और एक असुंदर स्वार्थी पुरुष हूँ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को कभी धोखा नहीं दिया और इसलिए शायद बहुत कम लोगों ने मेरे वास्तविक रूप को देख पाया। किंतु मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी एक ऐसे पुरुष को, जो न जीवन को समझता है न स्त्री को, हमारे जीवन में ले आए और फिर एक सुधारक के ढीले बद्दे वस्त्र पहनाकर, एक उद्धारक का निर्जीव चेहरा लगाकर। देखिए, मिसेस सिंह सुखी नहीं है। सुख केवल एक लक्षण है। हम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा थर्मामीटर के साथ, और न उस पर इस प्रकार वाद विवाद ही कर सकते हैं। विवाहित जीवन में सुख केवल उस
अहंकार का नाम है जो स्त्री की पुरुष पर या पुरुष को स्त्री पर विजय पाने पर होता है। जीवन की ठोस बातें इस प्रकार शब्दों की आंधी में काश उड़ सकती होती मिस्टर सिंह। दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा मिस्टर अमरनाथ। मैं आपकी इन जनानी भावनाओं का शांत सरोवर देखना चाहता हूँ। मिस्टर सिंह, मैं अपनी तत्परता और सच्चाई को कभी भी प्रमाणित कर सकता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा आप लोगों के जीवन में आने का केवल एकमात्र सद उद्देश्य मिसेस सिंह को यथाशक्ति निरापद और सुखी बनाना है। किस प्रकार मिस्टर अमरनाथ, किस प्रकार? ये मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके अंदर पुरुषोचित और मिसेस सिंह के अंतर स्त्रियोचित भावनाओं को जागृत कर मुझे विश्वास है आपने स्त्री को नहीं समझा। आपने उसे क्या समझा है अमरनाथ? मैं स्त्री को शक्ति मानता हूँ, वो जीवन की पूरक है, उसके बिना जीवन अंधे का सहारा है। यहाँ मेरा आपका मतभेद है, कठिन मतभेद है अमरनाथ। मैं स्त्री को पुरुष के लिए एक संकट समझता हूँ और मेरे निकट उस संकट से बचने का एक उपाय है, उसे गर्भवती कर देना। किंतु ये मतभेद नहीं है, यही जीवन की विषमता है। खैर, परिभाषाओं को छोड़िए, वो तो एक बचाव है, केवल एक प्रवंचना। मिस्टर अमरनाथ, मैं आप लोगों को एक रास्ता बताता हूँ। हिंदू समाज में तलाक का स्थान नहीं है, इसलिए नहीं कि हिंदू समाज में स्त्रियों पर पुरुषों को अनुचित स्वत्व दिया गया है, वरन इसलिए कि विवाहित जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों ने केवल एक भावना से काम लिया है, लाल रक्त वर्ण ईर्ष्या। पर धर्म परिवर्तन के बाद शायद ये बंधन नहीं रहते। यदि मिसेस सिंह सहमत हो तो मैं उनको बंधन मुक्त करने के लिए आज अभी चर्च या मस्जिद जा सकता हूँ और उसके पश्चात आप दोनों विवाह कर सकते हैं। पर मैं मिसेस सिंह को अपनी बहन तुल्य मानता हूँ मिस्टर सिंह। मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरा इस तरह अपमान करो। तुम इस प्रकार मिसेस सिंह को धोखा नहीं दे सकते हो और अपने आप को और भावुकता के इस भद्दे अस्त्र को मेरे ऊपर मत चलाओ। हाय, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि एक स्त्री को दूसरे पुरुष से चुराने में एक पुरुषोचित विजय, एक उल्लास है, किंतु मैं नहीं समझ सकता। अच्छा, नहाने चलो, 11:30 बजे हैं। भोजन कब करोगे? उठो। आप शांत हो जाइए मिस्टर सिंह। मुझे खेद है अमरनाथ, मुझ में किंचित नाटकीय उत्तेजना भी है, पर मेरे अंतिम शब्द हैं कि आप मिसेस सिंह को अपनी पत्नी के रूप में ले जा सकते हैं, बहन के रूप में नहीं। तो आपने रहने का प्रबंध कर लिया है? हाँ, नहीं, पर मैं रात्रि की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। मेरा किरमिज का बैग यही अलमारी के ऊपर रखा था, मुझे दे दो। और भोजन? भोजन मैंने कर लिया, स्टेशन पर कपूर के यहाँ। ठीक है। रोमांस रोमांच। श्रोताओं, भी आप भुवनेश्वर का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। अमरनाथ की भूमिका में थे सुहेल अहमद खां, मिस्टर सिंह की भूमिका निभाई मोहम्मद परवेज ने और मिसेस सिंह की भूमिका रंजना मेहरोत्रा निभा रही थीं। प्रस्तुति सहयोग असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी का था। प्रस्तुतकर्ता थीं मनदीप कौर। धारावाहिक की पहली कड़ी आज यहीं तक। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे भुवनेश्वर की जिंदगी के कुछ पहलुओं और उनके लिखे एक और नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन की कथाएं हैं, सच भरी व्यथाएं हैं। एकाकी का संसार है, कुरूप का श्रृंगार है।